Hey guys, what's up? So this is your educator Adarsh Raj and I am back with another awesome lesson in physics. We are doing the current electricity for NEET. This is lesson number 8. So क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इस लेसन में? इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी सच दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये है भाई साहब हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के पास है एक मैजिकल स्टिक और आपके पास है मैजिकल क्लिक। अभी दबाइए और चैनल को अपना बनाइए। आगे बढ़ते हैं लेसन पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम क्या है बच्चा इसका? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, लेट अस से कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके पास एक क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसकी लेंथ जो है वो है बेटा एल। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, जब तक कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ये हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। तो हमारे पास यहां से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो क्या आती है बच्चा? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। क्या आगे बेटे? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। लेकिन हम लोग पढ़ने के वाले हैं बच्चे, हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टिविटी। तो हम यहां से रेजिस्टिविटी निकाल लेंगे R इंटू ए बाई एल, यानी कि ओम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी कि अपॉन में मीटर। सो यहां से हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट आ गया वो आ गया ओम मीटर। और अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें बच्चा तो क्या बनेगी? अगर हमारा एरिया 1 यूनिट है और हमारा लेंथ भी 1 यूनिट है तो बच्चों हमारी जो रेजिस्टिविटी होती है वो रेजिस्टेंस के बराबर होती है। यानी कि अगर आपके कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर हो जाती है और अगर आपके कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं तो इस पीस का, ठीक है, इस पीस का जो रेजिस्टेंस आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे बच्चों, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे। ये जो नेचर ऑफ मटेरियल है ना बच्चों, यही तो है रेजिस्टिविटी। और चौथा ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। याद रखो टेम्परेचर पे बात रह गई थी ना पिछली क्लास में, मैंने आपको बोला था टेम्परेचर पे बात करेंगे हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं पहली लाइन क्या बोल रहा है? रेजिस्टिविटी इज द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बट रेजिस्टेंस इज द बल्क प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। सीधा सीधा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे नीट में। स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन याद रखिए। तो रेजिस्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो बल्क प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होती है डायमेंशन के, देखो 1 1 ले लिया था, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा डायमेंशन पे। तो रेजिस्टिविटी लेंथ के इंडिपेंडेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इंडिपेंडेंट है। मतलब नहीं है आप कितना ले रहे हैं, अगर कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी है तो इतनी है, आप चाहे 50 के मीटर का कॉपर की वायर ले लो, चाहे 50,000 मीटर की कॉपर की वायर लो, उसकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी। तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डायमेंशन। किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और इम्प्योरिटी पे। आपको अभी तक पढ़ाया गया है कि ये डिपेंड करती है किस पे? नेचर पे और टेम्परेचर पे। कौनों नहीं पढ़ाया है तुमका कि ये डिपेंड करती है इम्प्योरिटी पे भी। किस पे? इम्प्योरिटी पे। आगे बढ़ते हैं। Resistivity of metal increases by the addition of impurity. Resistivity of an alloy is more than the resistivity of its constituent elements. सीधा पूछा था नीट के अंदर ये क्वेश्चन। कौन कह रहा था कि सर नीट के क्वेश्चन करवाइए? देखिए पहले सीखिए। रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगी जब आप इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, और रेजिस्टिविटी किसी अलॉय की इसीलिए ज्यादा होती है। क्यों? अलॉय का मतलब क्या है? प्योर एलिमेंट में आपने इंप्योरिटी ऐड की है, तो इसीलिए रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है ना। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटिन एंड मैगनीन एंड नाइग्रोम, ये तीन लोग अमर अकबर एंथोनी, ये तीनों आते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। तो कॉन्स्टेंटिन मैगनीन एंड नाइग्रोम हैव हाई रेजिस्टिविटीज, हेंस दे आर यूज्ड फॉर द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बॉक्सेस, मीटर ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम के पास बहुत लो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस कम होता है, हमें करंट ज्यादा मिलती है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल केबल्स और कनेक्टिंग वायर्स में हम लोग सिल्वर और कॉपर का यूज करते हैं। सिल्वर बहुत महंगा हो गया है। सोने की तारे हैं क्या घर में? नहीं ना, चांदी की है नहीं। कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। क्वेश्चन बनेगा एल्यूमिनियम का कहां यूज कर रहे हैं? क्योंकि चीप है, वो वाला चीप नहीं है, चीप मतलब सस्ता है, चीप है। और कॉपर और एल्यूमिनियम हम लोग यूज करते हैं, सिल्वर नहीं करते फॉर ऑब्वियस रीजन। यार बगैती नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ टिन लेड अलॉय, इट शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। सीधा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहां से मिलेगा असर्जन और रीजन का। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होना चाहिए लो, काहे कि जब करंट तेज से दौड़ेगा तो उसको जल्दी पिघल जाना चाहिए। फ्यूज वायर पिघलेगा बच्चा तभी तो सर्किट बचेगा। तो फ्यूज वायर को पिघलना है, ठीक है, पिघल जाएगा। और रेजिस्टिविटी को भी लो रखना है, ठीक है। रेजिस्टिविटी लो रहेगी, रेजिस्टेंस लो रहेगा, करंट मैक्सिमम आएगी। आई स्क्वायर आर टी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट किया, जला और बाकी सर्किट अपना बच गया। इसलिए फ्यूज वायर का काम सीखिए, फ्यूज वायर का काम यही तो है। चलें आगे, अगला देखिए। The elements of heater coils are made up of nichrome which have high resistivity and high melting point। ये देखिए, ये देखिए रीजन। अब मैंने आपको पिछला असर्शन दिया था, आपको रीजन दे देंगे ये, और आप पूछेंगे क्या डायरेक्ट रिलेशन? नो, असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू बट देयर इज नो कनेक्शन। रीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ असर्शन। सो एलिमेंट्स ऑफ हीटर कॉइल, आपको हीटर की बात बता दिया, आपको अलॉय की बात बता दिया, तो इन सब का आपको याद रखना है। अब लास्ट बात बच गया फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब का, जो कि टंगस्टन से बना हुआ आता है। टंगस्टन की क्वालिटी क्या है? लो रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। सोचो बच्चा ये क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीधा अगर इसी को एक स्टेटमेंट मान लिया जाए, इसको एक स्टेटमेंट मान लिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। चार ऑप्शन दे दिए, ए, बी, सी और डी। मुन्ना लगाएंगे आंसर का, आंसर लगाएंगे डी, लेकिन पेपर में क्या करेगा? चेंज कर देगा। क्या चेंज करेगा बच्चों? यहां पे बोल देगा ई लो होता है और ई भी लो होता है, और यहां पे क्या कर देगा? यहां पे बोल देगा कि चलो इसको ऐसे ही रहने देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट गलत हो गया। अब इसमें कॉम्बिनेशन बना देगा वो, किसी को हाई किसी को लो। लेकिन असली बात क्या है? असली बात ये है कि जो हीटर है ना, असली बात ये है कि जो हीटर है, एलिमेंट है, उसका जो कॉइल होगा नाइक्रोम का, वो हाई रेजिस्टिविटी होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना बच्चों। और जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का क्या होगा? टंगस्टन का क्या होगा बताओ? लो रेजिस्टिविटी होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। मजा आ गया तो लाइक मारो फटाफट। चलो, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। यूनिट होती है ओम इनवर्स सीमेन पर मीटर। सिंस आर की वैल्यू ये होती है तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये होगी, और कंडक्टर की वैल्यू, कंडक्टिविटी की और कंडक्टेंस की वैल्यू ये होगी। ये सब बकैती के लिए अपने पास टाइप नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, देख लेना, नोट कर लेना। यहां से सीखो, यहां से, ये देखो, ये देखो, ये देखो, धमाकेदार परफॉर्मेंस। अगर कोई कंडक्टर को स्ट्रेच कर दिया गया बच्चा, देखो कंडक्टर को किया है स्ट्रेच या एलोंगेटेड या ड्रॉन देयर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, लेकिन वॉल्यूम को रखा है कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए, हमने एल से मल्टीप्लाई किया, एल से डिवाइड कर दिया, यहां पे आ गया एल स्क्वायर बाई ए एल, यहां पे आ गया वॉल्यूम। तो देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। ये बन गया पहला फॉर्मूला, ठीक है मेरे बच्चों। यहां से और क्या निकाल सकते हैं? अगर आपने दो बार रेजिस्टेंस दे दिया कि जब लेंथ L1 थी तो रेजिस्टेंस ये था, तो लेंथ L2 होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? देखो सीधा आंसर यहां से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और ए से किया तो यहां से रो ए बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे देखो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। यहां से बन गया फॉर्मूला नंबर 2 जो सीधा पूछा जा सकता है पेपर में, यहां से बना था फॉर्मूला नंबर 1। इसी को हम किस में यूज कर सकते हैं बच्चों, इसको ध्यान से देखो, इसी को हम यूज कर सकते हैं रेडियस के टर्म्स में। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस की पावर 4, तो यानी कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, रेडियस 2 बाई रेडियस 1 की पावर 4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही डायमीटर के साथ यूज किया है, ये सारा का सारा वैल्यू मैंने यहां पे दे दिया है, सारा का सारा वैल्यू मैंने यहां पे दे दिया है। तो अब आप इसको याद कर लेंगे, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। यहां पे एक और चीज बता देता हूं, अगर आपका कोई कंडक्टर है, अगर आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, उसका जो लेंथ है, उसका लेंथ स्ट्रेच किया गया है n टाइम्स। कितने टाइम्स में बच्चों, n टाइम्स। तो याद रखना रेजिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा बेटे, n स्क्वायर इंटू दी ओल्ड रेजिस्टेंस। जो आपका पहले रेजिस्टेंस था उससे n स्क्वायर, यानी कि लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। समझ रहे हो क्या करना है, n टाइम्स अगर हो जाता है तो। क्यों होता है ऐसा बच्चा, क्योंकि जो लेंथ होती है वो जितना बढ़ेगी एरिया उतना बढ़ेगा, एरिया उसी प्रोपोर्शन में घट जाता है जिस प्रोपोर्शन में लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद रेजिस्टेंस का डेंसिटी के साथ भी रिलेशन दे दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम, रो एल स्क्वायर डी बाई एम, वॉल्यूम की जगह रख दिया मास अपॉन डेंसिटी, तो रो इंटू वी बाई ए स्क्वायर या रो एम बाई डी ए स्क्वायर। यहां से हमने डेंसिटी को रिलेट कर दिया है। अब देखो मैंने वॉल्यूम के साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने डेंसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया, मैंने मास ऑफ द कंडक्टर के साथ, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर के साथ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के साथ और एरिया ऑफ कंडक्टर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। इसके अलावा कंडक्टर के पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं बची, कोई ऐसा डायमेंशन ही नहीं बचा जिसको मैंने कवर नहीं किया। डेंसिटी से रिलेशन देख लिया, वॉल्यूम से रिलेशन देख लिया, मास से। बात यह है कि तुम्हें इसमें से कितना याद रह जाता है। देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें, ये देखो मैं यहां पे कर देता हूं हाईलाइट। ये पहली लाइन, ये लाइन देख के बुखार चल रहा होगा कई लोगों को, इसलिए मैंने पीला कर दिया, चेहरे पीले पड़ गए। ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, और ये देखो पांचवी लाइन। बताओ कहां दिक्कत है, कहीं दिक्कत है बताओ। यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़े, सारे टीचर यही कहते हैं ना लास्ट, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो हम भी यही कहेंगे क्योंकि हम भी टीचर। आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल चेंजेस इन द लेंथ और रेडियस ड्यूरिंग द स्ट्रेचिंग, देखिए डेल्टा आर बाई आर, अगर आपका लेंथ में चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, सीधा क्वेश्चन आएगा यहां से। देखो अगर लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा एल का तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज होगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा एल का। अगर एरिया में चेंज हुआ डेल्टा ए का तो रेजिस्टेंस में चेंज होगा माइनस ट्वाइस ऑफ डेल्टा ए का, और रेडियस में होगा तो 4 टाइम्स। यहां से क्वेश्चन सीधे बनेगा, बट ध्यान रखना यहां पे जो चेंज है उसका परसेंटेज 5% से लेस होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अगर 5% से ज्यादा हो गया तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली का मतलब समझते हो ना, जैसे R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये है, तो चेंज निकालेंगे पहले R2 माइनस R1, फिर अपॉन में R1 रखेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो ये है मैनुअल जो आप लोग 10th क्लास में करते थे। लेकिन ये कब लगाना है, जब चेंज जो है वो 5% से ज्यादा दिया है। अगर 5% से कम दिया है तो हम एरर मेथड से सीधा आंसर बता सकते हैं। मैंने आपको लेंथ का भी आंसर बता दिया कि
कैसे कर रहा है इसको, क्योंकि देखो ना बेटा, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट एक बार मान लें तो डेल्टा एल बाई आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाई आर डेल्टा एल बाई एल होगा। अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा, आर डेल्टा आर बाई आर बराबर माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए। तो अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर लेंथ डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगला जो बताने जा रहा हूं फोर्थ, ये तुम में से कौनों को नहीं आता है। फॉर ए सिलेंड्रिकल वायर हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई, अगर आपको दिया है तो क्या आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस? देखो सीधा आंसर बता रहा हूं, ये होगा आपका रेजिस्टेंस रो एल बाई पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, क्योंकि जो मटेरियल उसी में से चलेगा ना, करंट उसके हॉलो वाले पार्ट में से तो चलेगा नहीं, चलेगा तो उसकी सरफेस पे ही। तो वहां पे आपका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो सीधा ये हो जाता है बेटा, ये याद रख लेना, ये याद रख लेना। धमाकेदार क्लास है ये कोनो नहीं बताता है। इसी चीज को बताने के लिए ना तुम लोगों से ऑनलाइन पे 5-5 हजार रुपया इकट्ठा करा जाएगा। लाओ 5 हजार रुपया, ऐसे ही क्वेश्चन हर, ऐसे ही टॉपिक हर उसमें बता देंगे चैप्टर में, और सिलेक्शन पक्का है। एमबीबीएस की डिग्री घर आके देके जाएंगे एम्स वाले, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, एक चैप्टर से तो कुछ होता नहीं है, बाकी ये याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अगर हमारे पास क्यूबाइड दिया है तो रेजिस्टेंस अक्रॉस आर ए बी, देखो एक के लिए बताऊंगा, बाकी सबके लिए खुद करना है। मान लो अगर हमें ए फेस, ये वाला फेस है, और बी फेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो बेटा, जिस फेस के अक्रॉस निकालना होता है उसके अक्रॉस हम करंट डाल देते हैं। ये हमारे करंट चली गई ऐसे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो यही वाला फेस हो गया, क्योंकि एरिया तो यही क्रॉस हो रहा है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी और एच हो गया। तो देखो इस फेस पे बी है, इस फेस पे एच है, इसलिए हमने नीचे बी एच लिख दिया है। और जिधर हम जा रहे होते हैं ना बेटा, करंट जिधर जा रही होती है उस वाले फेस की को हम लेंथ मान लेते हैं, तो ये एल हो गया, इसीलिए आर ए बी रो एल बाई बी एच आ रहा है ना। अब ई एफ का सोचो, अगर हम ई एफ वाले फेस को देखें तो ये फेस होएगा, इसका मतलब इस केस में हमें ये एरिया लेना पड़ेगा थर्ड वाले के केस में। तो देखो थर्ड वाले के केस में आ रहा है ना, एल और बी हमारा एरिया हो रहा है, और हम जा कहाँ रहे हैं, ई से एफ की तरफ जा रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो एच है वही हमारा लेंथ है, इसलिए हम यहाँ पे एच को एल लिख रहे हैं। समझ रहे हो ना बच्चों? तो बेसिकली कुछ है नहीं, आपको ध्यान देना है कि एल और एच में क्या अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ था, कई जगह आप लोगों ने देखा भी होगा इस क्वेश्चन को। तो देखो यहां से आपसे पूछा जाएगा कि मैक्सिमम किसके अक्रॉस है, तो मैक्सिमम किसके अक्रॉस होगा बेटा, जिसके अक्रॉस आपका जो एरिया है वो कम होगा, लेंथ ज्यादा होगी, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। मिनिमम किसके अक्रॉस होगा, जिसके अक्रॉस आपका एरिया ज्यादा होगा और लेंथ कम होगी। अगर L बड़ा है, B बड़ा है H से, तो R मैक्स बाई R मिन, ये याद रखना, L स्क्वायर बाई H स्क्वायर होता है। ये सीधा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, देखो बीच वाले को गायब कर देते हैं। जैसे मान लो कोई साइड तुमसे दे दी 5 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, ये क्यूबाइड पूछ दिया, तो तुमसे आर मैक्स बाई आर मीन का रेशो पूछा बच्चा, तो आर मैक्स बाई आई मीन का रेशो क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर यानी 25 अपॉन एच का स्क्वायर यानी 1, तो आंसर आ जाएगा 25:1। इससे बेहतर कोई नहीं बताएगा, और फ्री में तो कौन नहीं बताएगा। लिख लो दबा के जितना लिख सकते हो, बीच वाले को हटा देना है। चलो, कभी कभी पकड़ता नहीं है सही से कंप्यूटर, वाह ए कंप्यूटर महोदय। चलिए बढ़ते हैं आगे, सब्जेक्ट को करिए एंजॉय, सब्जेक्ट को नहीं करेंगे एंजॉय तो सब्जेक्ट बन जाएगा सजा, और जब तक लगेगी सजा आएगा नहीं मजा, होगा नहीं सिलेक्शन। अब बात करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। देखो बेटा, अगर हम किसी मेटेलिक कंडक्टर की बात करें जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे आर नॉट है, आपने उसके टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस कर दिया और उसका रेजिस्टेंस RT हो गया, तो इन दोनों रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस होता है ये RT माइनस आर नॉट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर नॉट पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपने चेंज इन टेम्परेचर किया है T पे। ठीक है, तो अब देखो इससे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा।
कुछ लोग टेम्परेचर को डेल्टा थीटा में लिख देते हैं, यानी कि जैसे एससी वर्मा में लिखा हुआ है। कुछ लोग टेम्परेचर को टी में लिखते हैं, टी में लिख रहे हैं। कुछ लोग टेम्परेचर को कैपिटल टी में लिख लेते हैं, जहां से डीसी पांडे ने हमेशा टेम्परेचर को कैपिटल टी में लिखा है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सब कुछ वही है। यहाँ पे अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसकी वैल्यू आपको याद रख लेनी है। जिसके लिए अल्फा पॉजिटिव होगा उसके लिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जिसके लिए अल्फा नेगेटिव होगा उसके लिए टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है बच्चे, इसी पे डिपेंडेंस आके हम लोग मेटल की, नॉन मेटल की, नॉन मेटल नहीं, मेटल की, सेमीकंडक्टर की और बात करते हैं इंसुलेटर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की। सो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इफ देयर इज ए राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब एसआई यूनिट वगैरह है, ये देख लेना। फॉर्मूला लास्ट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बढ़ते हैं, पहली बात आती है मेटल की। तो देखो बेटा, मेटल का जो टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो मेटल होता है उसका अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, इसीलिए रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, व्हेन इट इज एट हायर टेम्परेचर, तो जो कर्व है वो कर्व से बन के लीनियरली चला जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ्स आपको याद रखने, कर्व का नेचर याद रखना है। मेटल के लिए सीधे रेजिस्टिविटी का ग्राफ पूछेगा तो आपको ये बना देना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम आगे। नेक्स्ट बात है सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ बच्चों डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि यहाँ पे अल्फा जो है वो नेगेटिव है। अल्फा क्या है? नेगेटिव है। अगर अल्फा नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका अल्फा होता है नेगेटिव, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, क्योंकि इसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ऐसे मटेरियल्स होते हैं सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये आपकी देखो, जीरो पे इसकी जो रेजिस्टिविटी थी वो रोटी थी, और किसी टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे है। जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी घट के बिल्कुल जीरो हो जाती है उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्रिटिकल टेम्परेचर। और ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिस पे रेजिस्टिविटी घट के बिल्कुल जीरो हो जाती है, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और इस टाइम पे जो मेटल है वो बन जाता है सुपर कंडक्टर। क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है, इनफाइनाइट करंट जो है वो फ्लो करने लग जाती है। इस बात का आप लोग रखेंगे ध्यान। बढ़ते हैं आगे। अलॉयज की जो सबसे खास बात होती है वो यही बात होती है बेटा कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी बढ़ने पे इनकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत ज्यादा वेरी नहीं करती है, नेग्लिजिबल वेरी करती है। इसीलिए जो अलॉयज होते हैं जैसे मैंगानीन है या आपका कॉन्स्टेंटिन है, इनको हाई प्रिसीजन रजिस्टर बनाने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज इनकी जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ या तो बिल्कुल ही नहीं बदलती है, या बदलती भी है तो बहुत कम बदलती है, बहुत धीरे बदलती है, बहुत छोटी बदलती है बच्चों। तो ये टेम्परेचर का और रजिस्टिविटी का ग्राफ है अलॉयज के लिए, ये याद रखना मेरे बच्चों, बिल्कुल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस। सो अगर हमने ध्यान दिया हो तो हमने ओम्स लॉ में थीटा के ऊपर डिपेंडेंसी देखी थी। तो जब वी आई ग्राफ था तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा था, यहाँ पे आई वी ग्राफ दिया है तो आई वी ग्राफ में थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो जिसका थीटा बढ़ा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा बेटा, जिसका रेजिस्टेंस बढ़ा उसका टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे ही तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पे मेरे ख्याल में आप लोग कर लोगे, मुझे इसमें
कोई दिक्कत नहीं लगती है कि आप लोग कर नहीं पाओगे इसको। बस ये ध्यान रखना ये IV ग्राफ है तो थीटा दूसरी साइड से लेना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, रजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है रजिस्टिविटी, मटेरियल और टेम्परेचर पे। दूसरा, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल, ऑब्वियसली इंक्रीज करोगे टेम्परेचर तो मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज पॉजिटिव, तभी तो बढ़ रहा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और खूब मन लगा के पढ़ो। मिलेंगे अगली क्लास में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, ओके। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।